पाठ 14 बहू की विदा। कमरा आधुनिक ढंग से सजा है। पर्दे उठने पर जीवनलाल खिड़की के समीप खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। वे बाहर की ओर देख रहे हैं। उनसे कुछ दूर हटकर ही प्रमोद विनम्र भाव से खड़ा है। चेहरे पर निराश्य करुणा भाव है। क्या निर्णय लिया आपने? विदा नहीं होगी। लड़की अपना पहला सावन अपनी सखी सहेलियों के साथ हंस खेल कर बिताने का सपना देखती है। जानता हूँ। यह जानकर भी मैं अपना निर्णय सुना चुका हूँ। विदा नहीं होगी। यदि मैं कमला को अपने साथ नहीं लेकर गया तो माँ का हृदय टूट जाएगा। मैं मजबूर हूँ। अपनी माँ बहन का इतना ही ख्याल था तो पूरा दहेज क्यों नहीं दिया? अपनी समर्था के अनुसार जितना भी हो पाया हमने दे दिया। फिर भी अगर तुम्हारी सामर्थ्य कम थी तो अपनी बरादरी का घर देखते। झोपड़ी में रहकर महल से नाता जोड़ने की क्या जरूरत थी? जी तो दूर बारात की खातिरदारी भी ढंग से नहीं की गई। भरी बिरादरी में जो हंसी हुई उस चोट का घाव आज भी हरा है। जाओ कह देना अपनी माँ से अगर अपनी बेटी की विदा चाहिए तो मेरे घाव का मरहम लाना ना भूले। यह आप क्या कह रहे हैं? कह रहा हूँ मेरा फैसला आखिरी है। विदा तभी होगी जब 5,000 नगद मेरे इन हाथों में दोगे। यह तो सरासर अन्याय है। शिकायत आपको हमसे है और उस भोली भाली लड़की ने आपका क्या बिगाड़ा है जो विदा न देकर आप उससे बदला ले रहे हैं? अगर रमेश बाबू होते तो वह क्या कर लेता? मेरे सामने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं है उसमें। आखिर मेरा बेटा है। तुम्हारी तरह बड़ों के मुंह लगने की बदतमीजी करने वाला कोई छोकरा नहीं। बेटी वाला समझकर ही आप मेरा अपमान कर रहे हैं। किंतु यह मत भूलिए कि आप भी बेटी वाले हैं। हाँ हम भी बेटी वाले हैं लेकिन तुम्हारी तरह नहीं। पिछले महीने हमने भी गौरी की शादी की है। वह खातिरदारी की बारात वाले भी दंग रह गए। इतना दहेज दिया कि देखने वालों की दांतों तले उंगली दब गई। तुम मेरी बराबरी करोगे? हूँ बेटी वाला पर बेटी वाला होकर भी हमारी मूंछ अच्छी है, समझे? जी रमेश गया है गौरी को लेने। बस आता ही होगा। मेरी बेटी पहला सावन यहाँ बिताएगी और तुम्हारी बहन के सपने सच नहीं होंगे, समझे? जो हमारी बहन है क्या वो आपकी कुछ नहीं? बेटी और बहू को एक तराजू में तोलना चाहते हो? बहू बहू है, बेटी बेटी। ठीक है, अगर आप अपनी जिद पर अड़े हैं तो विनती करने का कोई मतलब नहीं। क्या जाने से पहले एक बार मैं अपनी बहन से मिल सकता हूँ? जरूर। और हाँ उसे यह भी बता देना कि अगली बार मेरे लिए मरहम लेकर
विदा कराने कब आओगे? अरे सुनती हो गौरी की माँ, जरा बहू को भेज देना, जरा अपने भाई से मिल ले। प्रमोद थका सा खड़ा है। अंदर से कमला आती है। चांद से सुंदर मुखड़े पर उदासी की घटा है। प्रमोद के पास जाकर चुपचाप खड़ी हो जाती है। कैसे हो कमला? अच्छी तरह से तो हो ना? सिसकने लगती है। रो मत, इन मोतियों की कीमत समझने वाला यहाँ कोई नहीं है। भैया क्या? घबराओ मत, मैं जल्दी ही फिर आऊंगा और उस बार विदा अवश्य होगी। मैं चोट का मरहम लेकर आऊंगा। मरहम? कमला, हमारे व्यवहार से बापूजी के कलेजे में घाव हो गया है। उन्हें मरहम चाहिए और उस मरहम की कीमत 5,000 रुपए है। तुम चिंता ना करो कमला, इस गिरे हुए हाल में भी मकान 7-8 हजार में तो निकल ही जाएगा। मेरी विदा के लिए घर न बेचना, आपको मेरे सुख की सौगंध है। 1-2 साल में बिमला का भी ब्याह आपको कराना है। लेकिन तुम, मेरी चिंता आप नहीं करना। मेरी विदा ना होने के कारण मुझे दुख नहीं है। कमला, गौरी आ रही है, बहुत अच्छा स्वभाव है उसका, हर समय हंसती हंसती रहती है। उसके साथ रहकर मुझे मेरी सहेलियों की कमी बिल्कुल महसूस नहीं होगी। आप विश्वास करें भैया, आज नहीं तो कल रुपए देने ही पड़ेंगे कमला। कागज के टुकड़ों पर अपना स्नेह और प्यार बेचने वालों के बीच तुम कब तक रहोगी? धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा भैया। माँ जी ममता की मूरत है ही। बाबूजी जरा सिद्धि स्वभाव के हैं। समय के साथ वो भी सब भूल जाएंगे। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। सब एक ही धातु के बने हैं। हो सकता है माँ जी की ममता सिर्फ दिखावे की हो। घर से राजेश्वरी का प्रवेश होता है। कैसा दिखावा? चौक पड़ता है। प्रमोद और कमला उसकी तरफ देखते हैं। बैठ जाओ तुम लोग। क्या बात हो रही थी बहन भाई में? बस कुशल क्षेम पूछ रहा था। हाँ, विदा के लिए क्या कहा उन्होंने? प्रमोद मौन रहता है। कमला दृष्टि नीचे कर लेती है। समझ गई, अपनी जिद के आगे तो वो किसी की भी नहीं सुनते। जब तुम्हारी चिट्ठी आई थी, जब ही मना कर दिया था उनने। मैं तो समझाते समझाते हार गई। बोलो, कितने रुपए चाहते हैं वे? 5,000। बस, मैं देती हूँ तुम्हें रुपए। उनके मुंह पर मार के कहना कि ये रहे कागज के रंग बिरंगे टुकड़े जिन्हें तुम आदमी से ज्यादा प्यार करते हो। मैं अभी आती हूँ। ठहरिए माँ जी, रुपए नहीं चाहिए। मैं बिना विदा कराए ही जा रहा हूँ। ये क्या कह रहे हो बेटा? मेरे होते हुए विदा न हो, ऐसा नहीं हो सकता। मैं माँ हूँ, मैं माँ के दिल को समझती हूँ। जिस प्रकार मैं गौरी की राह देख रही हूँ, उसी प्रकार तुम्हारी माँ भी कमला की राह देखती होगी। नहीं, विदा जरूर होगी। जा बेटी, तिजोरी से पैसे निकाल ला। जाती क्यों नहीं? जा, जल्दी कर। अरे
सुनती हो, गौरी के आने का समय हो रहा है और तुमने स्वागत की कोई तैयारी नहीं की। जरा तैयारी करो स्वागत की, आखिर यह भी देख लेगी वाले अपनी बेटी का स्वागत कैसे करते हैं। तुम समझते हो कि पूरी दुनिया में तुम ही नाक वाले हो, बाकी सब नकते हैं। तुम्हें तो मेरी हर बात में ही बुराई दिखती है। प्रमोद, बताओ कुछ गलत कहा मैंने? ठीक ही कहा है आपने। आज के युग में पैसा ही नाक और मूंछ है। आ गई मेरी गौरी। खड़ी खड़ी तुम मुंह क्या देख रही हो? जाके मिठाई लाओ। गौरी कहाँ है? वह नहीं आई। नहीं आई? क्यों नहीं आई? तबीयत तो ठीक है ना उसकी? जी हाँ। उन्होंने विदा नहीं दी। विदा नहीं की? क्यों नहीं की? कह रहे थे दहेज पूरा नहीं गया है। हमने तो जीवन भर की कमाई उन्हें दे दी थी, फिर भी उनकी नजरों में दहेज पूरा नहीं है। लोभी कहीं के। उन्हें क्यों भला बुरा कह रहे हो? बेटी वाले चाहे अपना घर बार बेच के क्यों ना दे दे, बेटे वालों की तो नाक सिकुड़ी रहती है। मगर शाश्वत और इंसानियत। शराफत की दुहाई दे रहे हो और पहले चुप रहो तुम। बहुत चुप रह ली, अब नहीं रहूंगी। ऐसी क्या कमी है बहू के दहेज में? पर तुम हो कि बेटी की विदा ने करके उन्होंने मेरा अपमान किया है। तुम भी तो किसी की बेटी की विदा न करके अपमान कर रहे हो उनका। गौरी की माँ अब भी आंखें नहीं खुली। जो व्यवहार अपनी बेटी के लिए तुम दूसरों से चाहते हो, वही व्यवहार दूसरों की बेटी से तो करो। जब तक बहू और बेटी को एक साथ नहीं मानोगे, ना सुख पाओगे ना शांति। बहू और बेटी, बेटी और बहू, अजीब उलझन है, कुछ समझ में नहीं आता। अगर हर बेटे वाला यह याद रखे कि वह बेटी वाला भी है, तो सारे मसले सुलझ जाएंगे। शायद तुम ठीक कहती हो। अब मुझे आज्ञा दीजिए बापूजी। ठहरो प्रमोद, मुझे और लज्जित ना करो बेटा। बाबूजी, मेरी चोट का इलाज बेटी वालों के ससुराल ने किसी दूसरे तरह से कर दिया है। कभी कभी चोट भी मरहम का काम कर देती है। जाओ बेटी, अंदर जाओ, तैयारी करो। क्यों, बहू की विदा नहीं करनी क्या? हर्ष के आंसू पोंछती हुई शीघ्रता से अंदर जाती है। जीवनलाल मंद गति से खिड़की की ओर बढ़ते हैं और तभी पर्दा गिर जाता है। धन्यवाद।